नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोगों ने पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर देख लिया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संविधान की परिभाषा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हम लोगों ने देखा था कि भारत का संवैधानिक इतिहास जो दो भागों में डिवाइडेड है और उनके अंतर्गत आने वाले सारे अधिनियम। ओके, आज इस सेकंड लेक्चर में हम वो सारे अधिनियमों को विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें सारे अधिनियम जो सारे अधिनियम थे उनमें क्या क्या चेंजेस हुए। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। शुरुआत में हम लोग 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट एक बार देख लेते हैं, जिसके तहत कंपनी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना है कि जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो चार्टर एक्ट 1600 ईस्वी के साथ हुई थी या इसी के तहत हुई थी। जो उस समय की जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। अब पूर्वी देश यहाँ इसलिए यूज हुआ है क्योंकि अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो भारत और जो भी यहाँ पे जो देश थे जिस पे ब्रिटिश कंपनी ने आके रूल किया वो ब्रिटेन के पूर्व में पड़ते थे। ओके, जिसलिए यहाँ पे पूर्वी शब्द का यूज हुआ है। और ध्यान रखना, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इस कंपनी को केवल 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। एक यहाँ क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत पर कौन सा मुगल एम्परर रूल कर रहा था। तो आपको बता दूं कि उस समय अकबर अपने भारत में शासन कर रहा था। ओके, तो ये था। अब हम लोग पढ़ते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसको पढ़ने से पहले हम लोग 1757 और 1764 के बारे में कुछ जान लेते हैं। और मुझे लगता है कि जो 1773 का जो एक्ट है वो इन दोनों का ही परिणाम है। कैसे, वो हम लोग देख लेते हैं कि 1757 या 1757 और 1764 1764 में कंपनी को दो बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई, जो प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में इसको समझा जा सकता है। जिसके तहत जो बंगाल का क्षेत्र था उसका जो रेवेन्यू था, राजस्व था, वो कंपनी को प्राप्त होने लगा। लेकिन कंपनी ने फिर भी ब्रिटिश संसद को कंपनी को घाटे में दिखाया और कुछ पैसों की डिमांड की, जिस वजह से ब्रिटिश संसद में एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हो सकता है जब कंपनी को इतना बड़ा राजस्व प्राप्त हो और कंपनी घाटे में हो। तो वहाँ का जो विपक्ष था, उन्होंने जो उस समय के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे उन पर सवाल खड़े किए और कहा कि अब वो समय आ गया है कि कंपनी को रेगुलेट किया जाए। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने एक गुप्त समिति की स्थापना की। ये जो गुप्त समिति है, इसी की सिफारिश के आधार पर ही रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। ओके, तो ये जो गुप्त समिति है ये बिहार पीसीएस में पूछा गया था, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड किया है। अगर इसकी हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही स्थानों पर कंपनी को नियंत्रित और उसमें जो दोष है उसको दूर किया जाए। ओके, तो ये इसका उद्देश्य था। अब इसके प्रोविजन को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि बंगाल के प्रशासक को बंगाल का गवर्नर जनरल और कहा जाने लगा, और इस तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। ध्यान रखना है कि इससे पहले किसी भी क्षेत्र का जो गवर्नर हुआ करता था उसको हम प्रशासक कहते थे। इस अधिनियम के तहत ही प्रशासक का दूसरा नाम गवर्नर जनरल हुआ। ओके, तो इस तरह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ और उसकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय, ध्यान रखना, ये 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ और उसमें समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां सौंप दी गई। ओके, एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल को थोड़ा मजबूत बनाया गया है या उसको
पहले से पावरफुल बनाया गया। ओके, और इस एक्ट के पहले एक्चुअली हुआ क्या करता था, इस अधिनियम से पहले बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हुआ करती थी। लेकिन अब बंगाल के अधीन ही मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया और उनका गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल है वो पावरफुल होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश के साथ उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1774 में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1773 के अधिनियम के तहत। ओके, लेकिन यहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो अगर संघीय वर्ड जुड़ा है तो आपको ध्यान रखना है कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई थी। अगर संघीय वर्ड नहीं जुड़ा, सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है केवल, तो उसकी स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ओके, और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे हुए। ओके, और इस एक्ट का बहुत महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न था वो ये था कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त निजी व्यापार तथा भारतीय लोगों से या भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया या उस पर रोक लगा दी गई। होता क्या था कि पहले जो कर्मचारी हुआ करते थे वो निजी तौर पर भी अपना व्यापार करते थे, अब उनको लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य किया गया। अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत तो कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ जो ये वाला ही प्रावधान था और इसके तहत ही उपहार और रिश्वत लेना भारतीयों से प्रतिबंधित किया गया। ओके, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो अधिनियम था वो था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया और राजनीतिक अधिकारों के लिए नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक अधिकारों के लिए निदेशक मंडल, कहने का मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हुई। आपको पता है कि राजनीति में शक्ति मिलती है, जिसको शक्ति या पावर मिलती है जिसको हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोलर के नाम से याद रख सकते हैं। अब व्यापार में हम व्यापार को हम कंट्रोल नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट करते हैं, यानी कि उसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, तो हम इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। आपको पता है कि 1773 में जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 1784 तक 4 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें इसकी संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। ओके, और केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अगर बंगाल का जो गवर्नर जनरल है जिसके अधीन मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी है, अगर वो गवर्नर जनरल के आदेश की अवहेलना करती है या उनको मानने से मना करती है तो गवर्नर जनरल वहाँ के जो प्रशासक होगा उसको बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, 2 कहें या इसमें एक कहें। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। जो नियंत्रक मंडल था, जो राजनीतिक अधिकारों के लिए जो बनाया गया था, तो उसके जो सदस्य हुआ करते थे या उसके अधिकारी जो थे उनका जो वेतन हुआ करता था वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, और कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
1813 का चार्टर एक्ट। आप इसमें देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार और प्रसार की अनुमति दी गई। कहने का मतलब ये है कि अब जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में आ सकते हैं धर्म प्रचार और प्रसार करने के लिए। अब जो मिशनरी जो वर्ड है वो उसी तरह है जिस तरह हिंदू धर्म में साधु संत होते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी होते हैं। इन लोगों का काम होता है कि वो अपने धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें, जिससे उनके जो धर्म को मानने वालों की संख्या इंक्रीज हो। ओके, इसीलिए वो निरंतर प्रयास करते हैं और इसी कारण 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरी भारत में आते हैं और अपना धर्म प्रचार करते हैं। इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए, लेकिन चाय और चीन के साथ बनाए रखा जाए। तो वही हुआ था कि चाय और चीन के साथ बनाए रखा गया था और बाकी का जो व्यापार एकाधिकार था वो ख़त्म किया गया था। और जो हमारे भारत में जो समाज सेवी थे या समाज सुधारक थे, वो लगातार कंपनी पर दबाव बना रहे थे शिक्षा के लिए, जिसके तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। हालांकि ये कभी हुआ नहीं, तो आपको इसको भी याद रखना है। पुनः कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना है, पहली बार 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। अगर हम लोग इसमें 20 ऐड करते हैं तो जो आता है वो 1813 आता है। तो आपने देखा कि 1793 के बाद हम लोगों ने चार्टर एक्ट देखा था 1813। अब 1813 में पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब जो नेक्स्ट अधिनियम आएगा वो 1833 आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट जो अधिनियम पढ़ेंगे वो 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहने का मतलब ये है, जो पहले बंगाल का हुआ करता था अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। इस तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक बना। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ। ओके, इस प्रकार देश की शासन व्यवस्था को या देश की व्यवस्था को केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण का मतलब है कि अब संपूर्ण भारत की जो शक्तियाँ होंगी वो किसी एक व्यक्ति में होंगी, जिसको हम भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो ये जो व्यवस्था है उसको हम केंद्रीकरण कहेंगे। एक दूसरा शब्द यहाँ होता है विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, और केंद्रीकरण को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। जो विकेंद्रीकरण होता है उसमें ये होता है कि एक क्षेत्र विशेष की शक्तियाँ हम बांट दी जाती हैं विभिन्न समूहों में या विभिन्न संस्थाओं में या विभिन्न व्यक्तियों में। तो जो विकेंद्रीकरण होता है उसकी जो शक्तियाँ होती हैं उनको बांटा जाता है और केंद्रीकरण में सबसे शक्तियाँ ले ली जाती हैं। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अब भारत का एक ही व्यक्ति होगा जो सबके लिए कानून बनाएगा। आप देखिए यहाँ परिषद सहित गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम है वो केंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहा है। और विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया। आपको पता है कि 1773 में जो 4 सदस्यीय परिषद की स्थापना हुई थी गवर्नर जनरल को सहायता करने के लिए, लेकिन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको 4 से घटाकर 3 कर दिया गया था। लेकिन 1833 में पुनः चौथा सदस्य जोड़ा गया, वो एक विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है कि विधियों के संहिताकरण, विधियों के कंपाइलेशन। संहिताकरण का मतलब होता है कि कंपाइल करना, किसी भी चीज़ को कंपाइल करना। यहाँ कंपाइल किया जा रहा था विधियों को, यानी कि कानूनों को। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल ने ये ध्यान रखना, ये गलत लिखा हुआ है, 1834 है। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय
प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। ध्यान रखना, जो प्रथम विधि आयोग था उसमें 4 सदस्य हुआ करते थे और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो लॉर्ड मैकाले ने की थी। ये 1834 में स्थापित हुई थी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहीं एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1843 में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, यानी कि अब दास प्रथा कानून का उल्लंघन मानी जाएगी अगर दास प्रथा प्रचलित होती है तो ये अगर अधिनियम की बात करें तो 1833, अगर ईयर की बात करें तो 1843 में। ओके। और इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये था कि कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब उसे केवल राजनीतिक दायित्व ही सौंपे गए थे। कहने का मतलब ये है कि अब भारत में कंपनी सिर्फ राजनीतिक दायित्व ही निभाएगी, बाकी के जो व्यापारिक अधिकार था उनको संपूर्णतः खत्म किया गया। और कंपनी के शासन को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो याद रखना है आपको, 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो हम लोगों ने 1813 पढ़ा था। 1813 में फिर बढ़ाया गया था, तो हम लोगों ने 1833 पढ़ा, और 1833 में भी पुनः बढ़ा दिया गया। तो हम लोग नेक्स्ट अधिनियम है वो 1853 को पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के कर्मचारियों की पद की नियुक्ति के लिए नामजदगी यानी कि सिफारिश के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अब जो कंपनी में जो पद नियुक्ति होगी वो सिफारिश के आधार पर नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर की जाएगी। ओके। तो हम लोगों ने कंपनी के अंतर्गत जितने भी अधिनियम आए थे उन सारे अधिनियमों को पढ़ा है, और हम लोग शाम को 9 बजे इसका जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, और इसी के तहत हम लोग इसको समाप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपकी रिव्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आपको बताना होगा कि अगर कोई चीज़ छूट रही है, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ छूट रही है, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, और फिर भी अगर कुछ भी चीज़ लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सबको रीड करूँगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। ओके। थैंक यू सो मच।